सिंहासन खाली करो की जनता आती है। 25 जून 1975 की शाम जब दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता गाई तो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी गद्दी हिलती हुई नजर आई और सत्ता पलट होने के डर से उन्होंने वो कदम उठाया जिसे आज़ादी के बाद का देश का काला दिन माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, साल 1975 इमरजेंसी की पिछली वीडियो में हमने जाना था कि आखिर कैसे इमरजेंसी को देश पर थोपा गया था। उस वीडियो में हमने ये भी जाना था कि कैसे इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही के चलते देश के राजनीतिक नेताओं समेत आम आदमी को भी प्रताड़ित किया। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमरजेंसी के दौरान उन 21 महीनों में देश में क्या क्या चीज़ें घटित हुई। साथ ही हम समझेंगे कि आखिर कैसे 30 वर्षों बाद देश में किसी नॉन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बता दें, संविधान के भाग 3 में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार सम्मिलित हैं जो हमें गरिमा में जीवन जीने की पावर देते हैं। परंतु आपको बता दें, आपातकाल के दौरान सिर्फ आर्टिकल 21 को छोड़कर नागरिकों के सभी अधिकार को छीन लिया गया था। सरकार का विरोध करने वाले हर नागरिक को जेल में डाल दिया गया। सरकार के इस कदम के खिलाफ कोर्ट जाने का अधिकार भी किसी के पास नहीं था। आपातकाल का विरोध करने वाले मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और लालू प्रसाद यादव जैसे तमाम विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आंकड़ों के मुताबिक आपातकाल के दौरान 1,10,000 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। आप उस समय की स्थिति का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काफी वक्त तक सिख बनकर अपना जीवन व्यतीत किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 25 जून 1975 की रात को सरकार पावर कट कर देती है दिल्ली के न्यूज रूम्स के ऑफिस में, ताकि अगले दिन कोई भी न्यूज प्रिंट न हो सके। इतना ही नहीं, आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन को भी बैन कर दिया जाता है और जो कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रहे थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और भयानक चीज जो इस समय में देखने को मिलती है वो है नसबंदी, मास स्टरलाइजेशन प्रोग्राम। इसे इनिशिएट किया जाता है इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के द्वारा। देश की पॉपुलेशन को कम करने के लिए सरकार जबरदस्ती कुछ आदमियों को बड़े ही अनसेफ तरीके से स्टरलाइज करती है। अब आखिरकार 21 महीनों के सफर के बाद 21 मार्च 1977 को फाइनली देश से इमरजेंसी को हटा दिया जाता है। अब इसी दौरान जेपी की लड़ाई भी निर्णायक मुकाम पर पहुंची थी और आखिरकार इंदिरा गांधी को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ और साल 1977 में आम चुनाव कराए गए। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थी। कांग्रेस पार्टी अब 350 सीटों में से 150 सीटों पर सिमट कर रह गई। 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। ये आज़ादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इस साल कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। मोरारजी देसाई की सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए फैसलों की जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया। हालांकि नई सरकार 2 साल ही टिक पाई और कुछ अंतर्विरोधों के कारण 1979 में सरकार गिर गई। उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों की दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया था, जो जनसंघ के भी सदस्य थे। इसी मुद्दे पर चौधरी चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने एक नई सरकार बनाई, लेकिन यह सरकार भी सिर्फ 5 महीने ही चल पाई। इसलिए चौधरी चरण सिंह के नाम संसद न जाने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड दर्ज हो गया था। इसी दौरान पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने जरनैल सिंह भिंडरावाला का सहारा लिया। भिंडरावाला भारतीय पंजाब में सिखों के धार्मिक समूह दमदमी टकसाल का प्रमुख लीडर था। बताया जाता है कि शुरुआत में भिंडरावाला को ज्ञानी जेल सिंह और संजय गांधी का सीधा सपोर्ट था। 1980 के आम चुनाव में भिंडरावाला ने कांग्रेस के लिए प्रचार भी किया था, लेकिन बाद में एक केस में जेल जाने की वजह से भिंडरावाला और कांग्रेस के बीच संबंध खराब हो गए। अब साल 1982 में देश में एशियाड खेलों का आयोजन होना था। कांग्रेस इसके लिए कमर कस रही थी। दूसरी तरफ भिंडरावाला ने धमकी दी कि पंजाब की विभिन्न मांगों को लेकर वह दिल्ली में प्रदर्शन करेगा। इसी बीच खालिस्तान की मांग कर रहे लोगों और उग्रवाद के बढ़ने की खबरें आई। पंजाब को शांत करने के लिए इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जेल सिंह को 7वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। इंदिरा गांधी को उम्मीद थी कि एक सिक्का राष्ट्रपति बनना पंजाब की मौजूदा स्थिति में सुधार लाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसी दौरान साल 1983 में पंजाब में एक बस हत्याकांड हुआ जिसमें हिंदुओं का लाइन से कत्ल किया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। हालात खराब होते देख पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया।
ऑपरेशन ब्लू स्टार का उद्देश्य जर्नैल सिंह भिंडरावाला और उसके समर्थकों को बेअसर करना था, जो अमृतसर के श्रवण मंदिर के परिसर में मौजूद थे। आपको बता दें, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भिंडरावाला ने श्रवण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया था। समझौते की तमाम कोशिशें विफल होने के बाद 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए भिंडरावाला को मार गिराया गया। इसके बाद भी उग्रवाद कम नहीं हुआ और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेते हुए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के ही 2 अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में हिंसा की घटनाएं हुई। दंगों में सिखों को निशाना बनाया गया, जिसमें करीब 2500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। देश में फैले अशांति को खत्म करने के लिए जल्दबाजी में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई और उन्होंने पूरे 5 साल तक अपनी सरकार चलाई। लेकिन 21 मई 1991 को सुबह 10 बजे के करीब एक महिला राजीव गांधी के पांव छूने के लिए जैसे ही झुकी तो उसके शरीर में लगा RDX फट गया और राजीव गांधी की मौत हो गई। उस समय राजीव गांधी तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। यह आत्मघाती हमला लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने कराया था। आखिरकार इमरजेंसी के अंधकार से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डूब गई। भारत की जनता ने एक बार फिर दिखाया था कि लोकतंत्र में तानाशाही की कोई जगह नहीं होती है। वीडियो के अंत में कुछ सवाल मेरे आपसे भी हैं, जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नंबर 1, पहली बार देश में इमरजेंसी कब लगाई गई थी? नंबर 2, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई? नंबर 3, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद ही नहीं गए? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की और भी बेनिफिशियल वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।